Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. Very first, आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो होगा क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 16 रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसका आज हम पार्ट 1 डिस्कशन करेंगे। वेरी फर्स्ट मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को रिवाइज सिलेबस देख लेना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से यूनिट आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। जैसे मैं सोशल साइंस के लिए आपको बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 3 इंडस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड, चैप्टर नंबर 11 की मेजर इवेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंट एंड चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 20 एंड चैप्टर नंबर 21, ये सारे चैप्टर जो हैं सोशल साइंस से वो बाहर कर दिए गए हैं, फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 16 जहां पर हम देखेंगे रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वी शैल लर्न। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले लिखा है कि 16.1 द नीड फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी। सेकंड नंबर 16.2 में देखेंगे आप लिखा है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, क्यों ये स्कीम लाई गई। 16.3 जो होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कि इस स्कीम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। 16.4 जो होगा वो है स्पेशल फीचर्स ऑफ द स्कीम, कि स्कीम के स्पेशल फीचर्स क्या क्या थे। 16.5 में हम देखेंगे वर्क टेकन अप अंडर द स्कीम, कि इस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन से वर्क लिए जा सकते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा या स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पर कौन कौन से ऐसे काम हैं जो ग्राम पंचायत को प्रोवाइड कराए जाते हैं। 16.6 जो होगा वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कि ये हमारे इकोनॉमी को कैसे बढ़ाता है या गांव के लोगों की इकोनॉमी को कैसे राइज करता है। ठीक है, तो वो हम इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले पहला पैराग्राफ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि गांधी जी सेड मैनी थिंग्स अबाउट द विलेज ऑफ इंडिया, वी शैल पॉन्डर ओवर सर्टेन थिंग्स हेयर। Firstly, real India lives in village and not in city. Second, if the village are harmed, India will suffer. तो सबसे पहले गांधी जी का कथन है कि गांधी जी said many things about the village of India, कि गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं इंडिया के गाँव के अकॉर्डिंग, गाँव के लिए। ठीक है, उनमें से क्या लिखा कि we shall ponder over certain things, कि हम सिर्फ कुछ चीज़ों पर विचार करेंगे। ठीक है, पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना। तो पहला लिखा है देखेंगे, फर्स्टली रियल इंडिया लाइव्स इन विलेज एंड नॉट इन द सिटीज। ठीक है, कि हम देखें कि रियल इंडिया यानी हम यदि एक सही भारत को देखना चाहते हैं, रियल इंडिया को देखना चाहते हैं, तो रियल इंडिया जो है वो गाँव में रहता है, शहरों में नहीं रहता है। देखेंगे आप कि हमारे यहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो गाँव में रहती है। ठीक है, लगभग 68.8% लोग जो हैं वो विलेजेस में रहते हैं। तो यदि हमको रियल इंडिया के बारे में जानना है तो हमको गाँवों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड लिखा है कि इफ़ द विलेज आर हार्म्ड इंडिया विल सफ़र। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अपने आंसर के साथ मेंशन करनी है। यदि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप आंसर में इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि रियल, सेकेंड थिंग में बोला कि इफ़ द विलेज आर हार्म्ड इंडिया विल सफ़र, यदि विलेज हार्म्ड होते हैं, विलेजों को नुकसान होता है तो इंडिया भी सफ़र करेगा, यानी इंडिया को भी परेशानी होगी। रियल इंडिया लाइव्स इन 7 लाख विलेज ऑफ इंडिया, यदि आपको रियल इंडिया देखना है तो रियल इंडिया जो है, ठीक है, लगभग 7 लाख गांव है भारत के अंदर जहां पर रहता है। कहने का मतलब कि लगभग, ठीक है, 7 लाख गांव में जो पीपल्स रहते हैं, यानी गांव में जो पीपल्स रहते हैं वही रियल इंडिया, ठीक है, वही रियल इंडिया के निवासी आप कह सकते हैं, या फिर उन्हीं से रियल इंडिया बन रहा है। यदि उनका डेवलपमेंट होगा तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा, वो यदि हार्म होंगे तो इंडिया भी हार्म होगा। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर देखिए, हैव वी एवर थॉट whether the people of these villages get adequate food to eat or have cloth to cover their bodies. Thus real development of India possible only if the economy of rural area develop. As per the census 2011, a large proportion of population of India, that is 68.8% lives in villages. ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये लिखा कि हैव वी एवर थॉट वेदर द पीपल ऑफ दीज विलेजेस गेट एडुकेट फूड टू ईट और हैव क्लॉथ टू कवर देयर बॉडीज। ठीक है, कि कम से कम ऐसे गांव में रहने वाले जो पुअर लोग हैं, गांव में रहने वाले, उनको खाने के लिए भोजन मिलना ज़रूरी है, पहनने के लिए कपड़े मिलना ज़रूरी है। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन जैसा दिया हुआ है जहाँ पर लिखा कि एज पर द सेंसस 2011 अ लार्ज
proportion of the population of India, that is 68.8% lives in village। ठीक है, कि यदि हम देखें कि सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हमको पता चलेगा कि लगभग 68.8% पीपल जो है वो गाँव में रहते हैं इंडिया के। फिर देयरफॉर द रूरल एरिया should be developed in such a manner that the rural people get employment locally। ठीक है, यहाँ इन्होंने बोला कि रूरल एरिया तभी डेवलप हो सकता है जब वहाँ के लोगों को गांव में ही एम्प्लॉयमेंट मिले, यानी एम्प्लॉयमेंट लोकली, कि गांव में ही रोजगार यदि मिल जाएगा तो गांव के लोग गांव में ही रहेंगे, शहर की तरफ माइग्रेट नहीं करेंगे। आपने जनरली देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं काम की तलाश में शहर की तरफ भाग जाते हैं अपने गाँव को छोड़कर। तो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत ये था कि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार दे दिया जाए, तो गांव से नहीं भागेंगे और इससे गांव का डेवलपमेंट भी होगा। एंड दैट इज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मूव आउट टू देयर विलेज फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड अदर सोशल एमिनिटीज एंड बेसिक नेसेसिटीज शुड बी अवेलेबल लोकली सो दैट माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल कुड बी चेक्ड। यानी जो भी फैसिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, तो वो लोकली गांव के लोगों को गांव में ही प्रोवाइड करा दिया जाए, तो गांव के लोग जो माइग्रेट करते हैं शहर की तरफ वो माइग्रेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, उस माइग्रेशन को हम चेक कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं 16.1 पर, जहां पर लिखा है द नीड फॉर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, कि क्यों ज़रूरत पड़ी किसकी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की। सबसे पहला पैराग्राफ देखिए, सबसे पहला कॉलम ये जो बना हुआ है बॉक्स, इसमें आप देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सारी की सारी लाइन अपने किसी भी आंसर में आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द गजेटियर ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2009। ठीक है, गजेटियर का मतलब होता है राजपत्र, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो एक गजेटियर था 31 दिसंबर 2009 में, उसमें उसका नाम था द नेम ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2005 हैज़ बीन चेंज्ड नेम एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 सिंस 2 अक्टूबर 2010। ठीक है, तो जो नेशनल रूरल गारंटी स्कीम 2005 था उसका नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 कर दिया गया। कब, 31 दिसंबर 2009 में जो गजेटियर निकला था। ठीक है, सिंस 2 अक्टूबर 2010 की 2 अक्टूबर 2010 से ये जो नरेगा है उसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया जाएगा। नरेगा का मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, तो उसका नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 कर दिया गया। कब, 31 दिसंबर 2009 के गजेटियर में, जो कि प्रभावित कब होगा, इन्होंने बोला कि 2 अक्टूबर 2010 से ये नाम प्रभावित होगा, यानी ये नाम जो है वो काम पर लाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपको याद करने के लिए, ठीक है, आपके आंसर में मेंशन करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, लास्ट 3 डिकेड 1973 to 2003। डिकेड्स का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है कि 10 ईयर का जो ग्रुप होता है वो डिकेड्स कहलाता है, यानी 10 सालों का जो ग्रुप होता है उसको हम डिकेड्स बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि लास्ट 3 डिकेड्स यानी पिछले 30 सालों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने 1973 से लेकर 2003 तक का डाटा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हैव विटनेस्ड मैनी मेजर इकोनॉमिक चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी, कि यहाँ पर देखें तो बहुत सारे इकोनॉमिक चेंज हुए इंडिया के अंदर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल चेंज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड सर्विस सेक्टर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो 3 सेक्टर्स यहाँ पर बताए हैं आपको, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर, इन्हीं को हम इकोनॉमी के 3 सेक्टर के नाम से जानते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर जीडीपी ग्रोथ को हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट करते हैं। अब एग्रीकल्चर का मतलब आप यहाँ पर ये बात समझिए कि सिर्फ खेती बाड़ी करना ही एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर में आती हैं। इवन माइनिंग, जो हम ज़मीन से खुदाई करके निकालते हैं, ठीक है, मिनरल्स जो निकालते हैं, वो भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो ये एग्रीकल्चर का ये प्राइमरी सेक्टर है। इसको हम सिंपल से मतलब में ये समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल जहाँ से प्रोवाइड होता है वो सेक्टर कहलाता है प्राइमरी सेक्टर। और बेसिकली हम देखें तो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमको कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है। जैसे अब हमको क्लॉथ्स बनाने हैं तो कॉटन हमको चाहिए, ठीक है, शुगर बनाना है तो शुगर केन चाहिए,
आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री में आयरन ओर चाहिए, मैग्नीज ओर चाहिए, तो डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ की जाती हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो वो सब के सब आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। अब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र आता है, यानी इंडस्ट्रियल क्षेत्र आता है कि इंडस्ट्री में कैसे चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, क्या क्या लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। एंड टर्सरी, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, जिसको सेवा क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि the contribution of secondary sector has increased 8 times and that of service sector by about 11 times, but commensurate with that employment opportunities have not increased. In the secondary sector, employment opportunities have increased only about 2.5 times, and in the service sector, employment opportunity have increased only about 3 times. ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बोलोगे द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर हैज़ इंक्रीज 8 टाइम, कि लगभग यदि हम सेकेंडरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो वो 8 टाइम इंक्रीज कर गया है, यानी 8 गुना बढ़ गया है। एंड दैट ऑफ सर्विस सेक्टर बाय अबाउट 11 टाइम, बट कमर्शनेट विद दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव नॉट इंक्रीज। ठीक है, लेकिन ये तो इनका जीडीपी में शेयर बढ़ तो गया है, लेकिन यदि हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज देखें तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो है इनकी तुलना में, कमर्शियलेट का मतलब यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब होता है तुलना करना, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई हैं। अब देखिए कि इन द सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव इंक्रीज्ड ओनली अबाउट 2.5 टाइम, एंड इन द सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव इंक्रीज्ड ओनली अबाउट 3 टाइम्स। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट तो हुई हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, in the year 1973 the share of agriculture sector in the gross domestic product GDP was about 45%, that of the secondary sector it was 30%, and service sector contribute about 25% to the gross domestic product। ठीक है, अब यहाँ पर 1973 में एक डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ पर जीडीपी में यदि हम देखें तो एग्रीकल्चर का जो शेयर था, यानी प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर था, ठीक है, वो था 45%, सेकेंडरी सेक्टर का शेयर 30%, एंड सर्विस सेक्टर जो टर्सरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जो था वो 25% था। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है कि बट देयर वर 75% पीपल एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और हम यदि देखें तो इतने सारे, ठीक है, इतना सारा परसेंटेज सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी जो मेजर पॉपुलेशन है, ठीक है, वो डिपेंड थी एग्रीकल्चर पर, यानी एग्रीकल्चर ने लगभग 75% पीपल को एम्प्लॉयड किया हुआ था। ओनली 10% पीपल वर एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 15% पीपल। और यदि हम देखें सर्विस सेकेंडरी में देखें तो सेकेंडरी सेक्टर में 10% पीपल्स जॉब कर रहे थे, यानी औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग थे। एंड टर्सरी में यदि हम देखें, ठीक है, जो सर्विस सेक्टर कहलाता है, तो वहाँ पर 15% पीपल्स जो थे वो एम्प्लॉयड थे। हाउएवर ड्यूरिंग 2003 द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीज टू 50% ऑफ जीडीपी, द सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट 30% ऑफ द जीडीपी, but the share of agriculture was reduced to only reduced to only about 22%। देखिए 2003 में डाटा चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ कि जो कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, किसका, सर्विस सेक्टर का, वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर गया, यानी लगभग 50% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सर्विस सेक्टर का आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हम देखें तो सेकेंडरी सेक्टर जो था, इसमें लिखा कि जीडीपी एंड सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट, यानी जो सेकेंडरी सेक्टर जहां पर हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 30% था, और एग्रीकल्चर जिसका कंट्रीब्यूशन 1973 में सबसे ज़्यादा था 2003 में सबसे कम हो गया, यानी 22% हो गया। बट इवन देन द एग्रीकल्चर सेक्टर गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 60% पीपल। इसके बाद भी एग्रीकल्चर में लगभग 60% लोग एम्प्लॉयड थे। ठीक है, इट इज दस क्लियर दैट द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर मोर देन द नीडेड नंबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर में जितने की जरूरत नहीं थी उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो ये भी एक नुकसान वाली बात है कि हमको जितने ज़रूरत हमको उतने वर्कर चाहिए ना, हम ज़्यादा वर्कर लेके क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ कहानी थोड़ी सी गलत यही हुई थी कि जितने लोगों की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लोग वर्क कर रहे थे, उससे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था उन्होंने। इट इज़ दस क्लियर दैट द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर मोर देन द नीडेड नंबर।
Therefore, if some of the manpower is diverted from agriculture to the other sector, agricultural production will remain unaffected. तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ मैन पावर को यदि हम एग्रीकल्चर से हटा भी दें, दूसरे कामों पर लगा दें, तो भी एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये किया जा सकता है ताकि उन लोगों को जो इनको कम सैलरी मिल रही है वो कहीं और जॉब करें तो उनकी अच्छी सैलरी मिल सकती है, यानी मैन पावर को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखा है कि दिस इंडिकेट द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अवर रूरल इकोनॉमी, इट मे बी कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं कि हमको भाई जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम पर लगे हैं, यानी हम सबको बराबर सैलरी तो दे रहे हैं लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये एग्जाम्पल आप ध्यान से समझने की कोशिश करें कि मुझे एक काम कराना है, ठीक है, जो काम है वो एक व्यक्ति है वो कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, तो मुझे उस काम के उसको 10,000 रुपये देने हैं और मुझे काम कराना है, एक व्यक्ति आसानी से काम कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, मैंने उसको 10,000 की सैलरी देनी है, लेकिन वो अपने साथ 3 और लोगों को लेकर आ गया। जरूरत नहीं थी 3 लोगों को लाने की, लेकिन 3 और लोगों को लेकर आ गया, मुझे सैलरी सिर्फ 10,000 देनी है, ठीक है। अब वो 3 लोगों को लेकर आ गया तो वो जो 10,000 था वो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी हर व्यक्ति को 2,500 रुपये मिले, यानी जो पहले मेरे पास व्यक्ति आया था उसको 7,500 का नुकसान हो गया, ठीक है। बाकी लोगों को फायदा तो हुआ, लेकिन यदि वो कहीं और काम करते तो उनको ज़्यादा फायदा हो सकता था, ठीक है। तो इसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है इसे, ठीक है। अदर टाइप ऑफ पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, और दूसरी टाइप जो होती है वो पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। फिर दिस सिचुएशन गिव्स राइज टू फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन द रूरल एरियाज। अब इससे कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। देखिए सबसे पहला लिखा है, ड्यू टू इनएडेक्वेट एवेन्यू of employment and more than required number of people employed in agriculture sector, the rural people are not getting proper return for their labor. Consequently, the rural people are facing problem of poverty and hunger. ठीक है, कहने का मतलब ये कि इनएडेक्वेट एवेन्यू है ना, ज़्यादा काम करने के रास्ते नहीं, वहाँ पर गाँव में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ठीक है, जहाँ पर जितने मेंबर हमको चाहिए उससे ज़्यादा मेंबर काम कर रहे हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल पा रहा है लेबर्स को, यानी जितना मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10,000 मिलना चाहिए लेकिन मिला 2,500 रुपये उसको, ठीक है, तो प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स आ रही है, लोगों के पास हंगर की प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। दूसरा नंबर पर लिखा है द पीपल आर इकोनॉमिकली इनसिक्योर ड्यू टू लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, कि रूरल एरियाज में लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, जिससे वहाँ के जो लोग हैं इकोनॉमिकली इनसिक्योर होते हैं कि पता चला आज तो काम मिल गया पर कल काम नहीं मिला तब, ठीक है, इसको हम इकोनॉमिकली इनसिक्योर कहते हैं। थर्ड नंबर पर देखेंगे आप लिखा है कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज द पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू अर्बन एरिया, दिस गिव्स राइज टू मेनी सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, की बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नन है, कि लोगों को नहीं मिल पा रही है एम्प्लॉयमेंट। तो लोग क्या कर रहे हैं, गांव के लोग माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का मतलब होता है पलायन करना, यानी अपने गांव से शहर की तरफ जाना काम की तलाश में, इसको हम माइग्रेट बोलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स गाँव के अंदर राइज कर जा रही हैं। फोर्थ नंबर पर है लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज गिव्स राइज टू द ट्विन प्रॉब्लम्स, अंडर यूज ऑफ वुमेन पावर एंड इम्प्रॉपर पेमेंट फॉर देयर लेबर, ठीक है। अब देखिए गांव के वुमेन्स के लिए भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, बहुत कम लोगों को रोजगार मिलता है, हर महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं, तो इसको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज बोला जाता है। इसके बारे में इन्होंने लिखा कि ट्विन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी 2 प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कैसे, सबसे पहला तो लिखा है कि नॉन या अंडर यूज ऑफ वुमेन पावर, कि हम वुमेन के पावर का यूज नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी चीज है कि इम्प्रॉपर पेमेंट फॉर देयर लेबर, और जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी पेमेंट भी इम्प्रॉपर तरीके से होती है, यानी कम सैलरीज पे काम कर रहे हैं, यानी जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए सैलरी की उतनी सैलरी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नीडेड फॉर एम्प्लॉयमेंट, न्यू एवेन्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट अवेलेबल, ड्यू टू दिस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल फैमिलीज डज नॉट इम्प्रूव, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है काम करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि न्यू एवेन्यू एम्प्लॉयमेंट आर नॉट अवेलेबल, कि नए एवेन्यूज नहीं है एम्प्लॉयमेंट के गाँव में, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिरता जा रहा है, वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है,
ठीक है। फिर यहाँ लिखा कि द सॉल्यूशन ऑफ द अफॉरसेड प्रॉब्लम लाइज in providing economic security to the rural people. Therefore it is necessary to provide employment to the rural people as and when they need. Beside new and the perennial employment avenue needed to be developed in the rural areas, the National Rural Employment Guarantee Act has been enforced, keeping दीज ऑब्जेक्टिव इन व्यूज। ठीक है, अब कहने का मतलब यहां पर इसका एक कंक्लूजन क्या निकाला गया कि जो ऊपर प्रॉब्लम दी गई है, लिखा कि द सॉल्यूशन ऑफ द अफॉरसेड प्रॉब्लम, कि जो ऊपर प्रॉब्लम जो हमने ये 5 प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, इन 5 प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द अफॉरसेड प्रॉब्लम लाइज प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कि ये कब खत्म होंगी, इनका सॉल्यूशन क्या होगा कि हम गांव के लोगों को इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे दें। ठीक है, और साथ में इन्होंने बोला कि नेसेसरी प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट, की गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ा दें। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स ऊपर बताई हैं वो कुछ हद तक कम हो सकती हैं, और इस वजह से यहाँ पर नीचे वाली लाइन पर मेंशन किया गया है कि द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हैज़ बीन इन्फोर्स्ड कीपिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स इन व्यू, कि जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है वो इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है, और इनसे कैसे इन लोगों की प्रॉब्लम्स दूर होगी, कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो हम देखेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और 16.2 जो हमारा होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।